सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि यूपी कैडेट पीएचडी में फर्स्ट रैंक, तो फर्स्ट ईयर में ही आपने यूपी कैडेट पीएचडी देने की क्यों सोची, कि कैसा पैटर्न है, क्या लेवल है? तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगी। लेकिन यस जब मैम, आपने यस। पेपर दिया उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड था कि मेरा फर्स्ट रैंक आएगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर आए हैं। ये स्पेशल सेशन इस बार है यूपी कैटेट के पीएचडी रैंकर का। वही रैंकर जिनका फर्स्ट रैंक आया है डिपार्टमेंट वाइज भी, और ओवरऑल रैंक की भी अगर हम बात करें तो पीएचडी में फर्स्ट रैंक जिन्होंने हासिल किया है, आपने न्यूज में भी उनका नाम देखा होगा, जिनका नाम है अमन सिंह। अमन सिंह जो कि हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। तो ये सेशन जो है स्पेशली आप बच्चों के लिए लेकर हम लोग आए हैं, ताकि आप लोगों को फ्यूचर के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, आपको ये पता चल सके कि कैसे किसी एग्जाम की तैयारी की जाती है, और आपको यहाँ से कुछ लर्निंग्स मिल सके। तो आइए जानते हैं अमन सिंह के बारे में। कौन है ये, क्या करते हैं और कैसे इन्होंने एग्जाम की तैयारी की थी। तो अमन सिंह, सबसे पहले वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और वी आर सो ग्लैड एंड सो प्राउड कि आपने यूपी कैडेट पीएचडी में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। आपको और आपकी फैमिली को मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, पीडब्ल्यू की तरफ से, एग्रीकल्चर वाला की तरफ से। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और कौन से एग्जाम की आपने तैयारी की थी। Thank you, ma'am. Thank you for providing this opportunity to me. Ma'am, actually, I'm Aman Singh. I'm from Mau, Uttar Pradesh, and currently I'm pursuing masters in the subject of plant pathology from Sam Higginbotham University of Agriculture, Technology and Sciences, Prayagraj. And I also completed my bachelor's in agriculture from the same university, and I completed my schooling from Kendriya Vidyalaya, Mau itself. ओके। सो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि यूपी कैडेट पीएचडी में फर्स्ट रैंक, सबसे पहले जब आपने न्यूज़ देखी या सबसे पहले आपने जब अपना रिजल्ट उसके बाद चेक किया, तो क्या आपका रिएक्शन था? कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ। मैम एक्चुअली दोपहर के टाइम पे रिजल्ट ये आउट हो चुका था कि हाँ, मतलब यूजी पीजी पीएचडी में फर्स्ट रैंकर्स का नाम और उनका जो भी सिटी है, होम टाउन ये है। और रिजल्ट ऑफिशियली रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास आया था, तो मुझे था कि मतलब हाँ, चांसेस है वो अमन सिंह जो पीएचडी में जो भी है वो मैं हो सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं ये था कि मेरा अभी एमएससी का फर्स्ट ईयर है, तो मतलब मेरे से ज्यादा कैपेबल लोग हैं, तो मुझे लगता था कि नहीं, क्या पता कोई मे बी और हो जिसका एमएससी का फाइनल ईयर हो और उसने एग्जाम एडमिशन के लिए दिया हो, तो मुझे चांसेस कम लग रहे थे। पर था कि ठीक है, आएगा रिजल्ट तो पता चल ही जाना है। तो जब रात में मैंने चेक किया, तो जब रैंक वन मैंने वहां देखा, तो मैं श्योर हो गया कि हाँ, वो मेरा ही रैंक है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी अभी आपने जैसे कहा मैंने एमएससी में अभी एडमिशन लिया है, आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर में ही आपने यूपी कैडेट पीएचडी देने की क्यों सोची, और क्या आपका विजन था कि क्यों मुझे एग्जाम देना है? मैम जब मैं बीएससी में भी था तब भी मैंने थर्ड ईयर में ही मतलब जो भी एमएससी के एंट्रेंसेस होते हैं मैंने हर जगह दिया था, एंड उसमें भी परफॉर्मेंस उस टाइम भी डिसेंट थी मेरी। तो और मुझे ओके। उस टाइम पे बहुत आइडिया लग गया था कि हाँ, अगर मैं जब मेरा फाइनल जो अपीयर मैं करूंगा फाइनल ईयर में, तो उससे कितना मुझे फायदा मिला जो मैंने थर्ड ईयर में अपने बीएससी के टाइम पे दिया था। तो सेम पैटर्न मैंने फिर से फॉलो किया कि अगर मैं पीजी में पीएचडी के लिए एंट्रेंस दूंगा, तो मैं जब अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं अगर अब ये वाला अटेम्प्ट मैं दूंगा, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट और जो भी चीजें मतलब पोर्शन कहाँ से ज्यादा कवर। और अभी प्लांट पैथोलॉजी में पहली बार मतलब मास्टर सब्जेक्ट जब हम आते हैं, तो हमें नहीं आइडिया होता है कि हमारे सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर किस पोर्शन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे ये हम्म। था कि अगर मैं अभी दूंगा तो मुझे एक पैटर्न क्लियर हो जाएगा। और लास्ट टाइम पे जब आप पहली बार देते हो एग्जाम, तो कहीं ना कहीं वो रहता है कि आप थोड़ा सा एंशियस रहते हो कि अरे क्या होगा एग्जाम में, कैसा पैटर्न रहेगा क्या। तो वो चीज अगर आप पहले से एक बार दे लो, तो आपको बहुत चीजों की क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कितना रखना है, सारी चीजें पता चल जाती है एक बार। अच्छा, तो आपने जो पेपर दिया था वो देखने के लिए दिया था कि कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, लेकिन यस जब मैम, आपने यस। पेपर दिया उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड था कि मेरा फर्स्ट रैंक आएगा? मैम मैंने जो पैथोलॉजी का पोर्शन, जैसे यूपी कैटेट में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 20 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के थे और 20 हम्म। क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो आपका कोर सब्जेक्ट, जो जैसे मेरा प्लांट पैथोलॉजी था तो पैथोलॉजी के थे। तो हम्म। जो पैथोलॉजी का पोर्शन था वो नो डाउट मतलब 60 क्वेश्चंस थे, तो अराउंड मेरे 56, 57 पूरे सही सही मुझे आ रहे थे। बस एक क्वेश्चन जो था मुझे उसमें थोड़ा डाउट था, तो मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया था, और मैंने बाद में जब क्रॉस चेक किया तो मेरे एक दो गलत भी हुए थे। तो मुझे ओके। मतलब ये था कि सब्जेक्ट वाइज अगर जो रैंक आएगी उसमें तो नो डाउट मतलब मैं एक डिसेंट स्कोर कर दूंगा।
बाकी हम्म। ओवरऑल भी ऐसे पूरे सारे पीएचडी कोर्सेज में मेरा ही हाईएस्ट आ जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे उसी दिन एग्जाम के दिन पता चला था कि अच्छा इस एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके अच्छा। लिए मैं तुरंत प्रिपेयर भी नहीं था, तो मैं ऑन द स्पॉट जो भी पहले का मतलब कॉलेज में यूजी और पीजी के टाइम पे जो स्टैटिस्टिक्स मैंने कॉलेज टाइम में पढ़ाया गया था मुझे, मैंने उसी वही चीज मैंने अप्लाई किया वहां पे, क्योंकि स्टैट तो अलग से मैंने पढ़ा भी नहीं था। तो हाँ वही बिल्कुल, चीज है। क्योंकि पीएचडी में अगर हम देखें तो स्टैट्स का बहुत बड़ा रोल है आपके रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट्स के एनालिसिस में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं इस सब्जेक्ट में। तो इन फ्यूचर जो भी यूपी कैडेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएचडी के लिए, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स को सीरियसली लीजिए और उसके ऊपर बिल्कुल वर्क करिए। अच्छा, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो जैसे आपने अपना एग्जाम दिया और आपने बहुत सारी चीजें एनालाइज की होंगी वहां पे कि कैसा पैटर्न है, क्या लेवल है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगी कि एग्जाम देने से पहले आपने कुछ तैयारी भी की होगी, कहीं से पढ़ाई भी की होगी, कुछ सोर्सेज को फॉलो किया होगा। तो आगे आने वाले बच्चे जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए या किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ आप उनको बताना चाहेंगे? मैम अगर जैसे कोई भी एग्जाम में जब आप मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब ऐसे परफॉर्म करते हो, तो मतलब आप उसमें ये देखते हो कि मतलब उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो मतलब मैम बहुत सारे फैक्टर्स है, तो उसमें एक अगर मैं एक एक करके बताऊं तो मतलब एक तो जैसे आपके जो हम मैंने आपका बैच लिया हुआ था, तो उसमें भी आपके जो पोर्शन आपने जो भी फैक्ट्स वगैरह कवर कराते थे सब्जेक्ट वाइज भी, तो वो एकदम एग्जैक्ट सेम वो उन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन आए थे। और मतलब वो चीज तो नो डाउट वो फॉर श्योर आपका वो कंट्रीब्यूशन हमेशा से वो रहा है। और पहले से भी मतलब आपसे पैथोलॉजी मैंने बहुत पहले भी पढ़ा है, जब मैं बीएससी के भी टाइम पे था। तो मतलब आपका जो भी पढ़ाने का जो वे है, उस टाइम पे तो लगता है कि अरे मैम फैक्ट्स इतना सारा दे देती, कितना बोरिंग साउंड करता है उस टाइम पे। पर बाद में वो एग्जैक्ट वो फैक्ट ही आते हैं, मतलब वो टू द वो फैक्ट उठा के वो डायरेक्ट आ जाते हैं। तो वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प किया। और सब्जेक्ट मतलब एक एक सब्जेक्ट में आपका जब पूरा फैक्ट सब जान जाते हो, तो स्टेट लेवल के एग्जाम में तो बहुत काम आते हैं वो। एंड उसके बाद मेरे उससे सबसे बड़ा उसके बाद जो सेकंड कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा मेरा मुझे मेरी यूनिवर्सिटी का है। मैंने शुएट से मतलब इलाहाबाद प्रयागराज में मैंने हम्म। अपनी बीएससी और एमएससी की है। तो प्रॉपर रिगरस वहाँ पे क्लासेस और प्रोफेसर प्रॉपर गाइड करते हैं। तो वहाँ पे मतलब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी बहुत मतलब मुझे बहुत हेल्प किया था। तो वो चीज भी बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पे मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली। और अब मतलब बहुत एक होता है कि कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो आपको पर्सनली इंटरेक्ट करके हम्म। आपको चीजें गाइड करते हैं। तो वो चीज भी मुझे बहुत हेल्प की थी इस एग्जाम के लिए। एंड बाकी फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स भी थे, फैमिली, सबका सपोर्ट हमेशा से मिला है। तो वो चीज भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि देखो, हम तो आपको पढ़ाते हैं, हम तो आपके लिए मेहनत करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी मेहनत आप लोगों की होती है। क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप अटेंटिव नहीं रहोगे तो कैसे आपको चीजें समझ में आएंगी। मोर ओवर, हम तो आपको डीपीपीस बना के दे देंगे और आपको उसके पूरे सॉल्यूशन भी दे देंगे, लेकिन एट द एंड एक्टिव आपको रहना है, सॉल्यूशंस आपको वहां पे करने हैं। और एग्जाम में भी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको ही जाके परफॉर्म करना है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे वर्क करती हैं। हमारी मेहनत तो है, लेकिन हमसे ज्यादा मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट्स की मेहनत होती है इस चीज में। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि ये अमन सिंह जो हैं, ये हमारे एसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी बैच के स्टूडेंट हैं। और नो डाउट कि जो भी बच्चा नेट के एग्जाम की तैयारी करता है, एसआरएफ की बात कर लीजिए, पीएचडी एंट्रेंस की बात कर लीजिए, उन सब में जो सिलेबस रहता है वो सेम ही रहता है। बस डेप्थ जो होती है हर एक टॉपिक की वो वेरी करती है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अगर हम डेप्थ वाइज देखें इस एग्जाम में, तो कितनी डेप्थ में ये पेपर आया था, या क्या सिर्फ मॉडरेट लेवल पे पढ़ना सही है, या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर था, या सिर्फ रट्टा मार के चले जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? मैम इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर आप सब कुछ ऐसे मगअप करके चले जाओगे, तो हम्म। आप उसमें वो हो जाता है, मतलब आप ऑप्शंस में भी कंफ्यूज हो सकते हो कि। पर आप अगर जैसे मैं भी अगर अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था मास्टर्स अपना, और मुझे अभी हार्डली 7 मंथ्स हुए होंगे मास्टर्स जब से मैं ज्वाइन किया हूँ। तो मतलब अब 7 मंथ्स में मैंने अभी सारे कोर्सेज भी कंप्लीट नहीं किया, अभी एमएससी के जो भी अभी आएंगे मेरे। तो मतलब आप मैंने जो भी पढ़ा था वो चीज डेप्थ में पढ़ी थी, तो उसका ये फायदा मिला कि मैं क्वेश्चन देखते ही मुझे वो आंसर्स तुरंत मुझे पता, कभी मैं ये ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं हुआ कि अच्छा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम्म। और मतलब आप भी बहुत मल्टीपल टाइम्स आपने फैक्ट्स वगैरह का कराया था, तो वो चीज था कि अच्छा ठीक है इसका आंसर तो यही होगा। मतलब कभी मुझे कंफ्यूजन भी नहीं हुआ कि अच्छा इसका सही आंसर कौन सा है। तो
वो चीज अगर आप कंसेप्ट वाइज अगर आप पढ़ते हो तो उसका ये फायदा मिलता है कि आप कभी भी आपको आगे भी वो चीज लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी में रहती है, और आप कभी भी ऑप्शंस में कंफ्यूजन वाला जो सीन होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि दो ऑप्शन में कंफ्यूज है या फिर तीन ऑप्शन में कंफ्यूज है, तो वो चीज कभी नहीं होगा अगर आपका कंसेप्ट है। तो एक बार थोड़ा उसमें टाइम लगता है, थोड़ा स्लो साउंड करता है कि कंसेप्ट पढ़ के वो करो, पर एक बार कर लो तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो आई थिंक कंसेप्ट वाइज ज्यादा बेटर है। और बाकी एग्जाम का लेवल की अगर बात करें तो एग्जाम मॉडरेट लेवल ही मैं कहूंगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक, जैसे फादर वगैरह से क्वेश्चन आ गया, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस थे जो, जैसे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन मैं भी एक दो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया था, और एक दो मेरे हम्म। गलत भी हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस थे ओके। जो थोड़े ट्रिकी थे वहां पे, और कुछ मॉलिक्यूलर पोर्शन से भी कुछ क्वेश्चन थे, तो ट्रिकी थे कुछ कुछ क्वेश्चंस। बट आप ओवरऑल अगर लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू इजी ये वो होगा, बहुत हार्ड तो नहीं इसको बोलूंगा। ओके। तो अब जैसे आपने एक बार एग्जाम दे दिया है, अब अगली बार भी हो सकता है आप इस एग्जाम को टारगेट करेंगे, तो एक कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आप में आ गया होगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अगर आपको पीएचडी ही आगे जाके करनी है तो कौन से एग्जाम को आप टारगेट करने वाले हो? मैम अभी तो मतलब जितने भी एक स्टूडेंट के लिए होता है कि आप जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारे अटेम्प्ट दे दो, बाकी फिर अब जब हो जाए उसके बाद अपना डिसीजन लो कि हाँ तुम्हें कौन सा उसमें शॉर्टलिस्ट करना है। तो मैं सब मतलब मेरा खुद का तो यही स्ट्रैटेजी रहा है कि ठीक है, आप जहाँ जो जो एग्जाम आप पीएचडी के लिए दे सकते हो या फिर जो भी पॉसिबल पॉसिबल है वो सारे आप अटेम्प्ट दो, सारे एग्जाम्स में अपीयर हो, फिर आराम से डिसीजन लो कि हाँ किस एग्जाम में आपको किसके थ्रू आपको जाना है। अच्छा, आपकी टॉप लिस्ट में तो कोई एग्जाम होगा कि ये एग्जाम तो मुझे पक्का देना है, तो वो कौन सा एग्जाम है? मैम ऑब्वियसली आप अगर नॉर्मली बात करो तो स्टेट एग्जाम्स तो होते ही हैं सबके टारगेट पे, फिर आप नेशनल लेवल पे बात करो तो एसआरएफ वगैरह हो हम्म। गया, फिर नेट वगैरह। तो वो सारे एक एज अ प्लांट पैथोलॉजी में बोलूं या फिर एज अ एग्रीकल्चर, सारे एमएससी कैंडिडेट में बोलूं, सबको ये तीन एग्जाम तो देने ही होते हैं, अपने स्टेट के, फिर एसआरएफ के, फिर नेट के। तो वो सबको ही ये तीन एग्जाम तो करना ही होता है। बिल्कुल। और अगर हम एसआरएफ की बात करें तो आपको पता है वहां पे तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं डेप्थ में आपसे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। लेकिन इस एग्जाम में जैसे मैं बात करती हूँ, क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस थे या सीधे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस थे? मैम इस बार मैंने ये चीज नोटिस की, जैसे मैं भी जब एग्जाम से पहले हम बात करते हैं कि अच्छा कोई है जो गाइड कर दे, या फिर यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं कि अच्छा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए या फिर, तो मैंने हम्म। ये चीज चेंज ये नोटिस किया था इस बार कि इस बार यूपी कैटेट के पेपर में मैंने पहली बार एजर्शन, रीजन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी देखे थे मैंने। तो मुझे ओके। वो चीज, हाँ वो चीज मुझे अलग लगा कि हाँ लास्ट ईयर तक जो भी हम यूट्यूब पे कोई पीवाईक्यू देख रहे हैं या फिर कोई हमें बता भी रहा है, तो वो हमेशा टू द पॉइंट, ये कि हम्म। आपको क्वेश्चन आ गया और अब डायरेक्ट आंसर उसके ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर लो। पर इस बार इवन मॉलिकुलर से उन्होंने एजर्शन, रीजन और स्टेटमेंट दिया था, वो भी प्रॉपर डेप्थ का, एक दो क्वेश्चन तो लिटरली डेप्थ में थे। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कैटेट के लिए तो आप अगर कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आप एजर्शन, रीजन, स्टेटमेंट से क्वेश्चन देख के आप वो पैनिक नहीं करोगे उस टाइम पे। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट अगर आपको डेप्थ में क्लियर है, आपको अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आगे जाके आप बहुत अच्छा हाँ परफॉर्म एंड, करोगे। हाँ बिल्कुल। एंड इवन और मैम आप उस जीके की भी बात करो और स्टैट की भी, तो वहां पे मुझे स्टेटमेंट और असर्शन दिखे थे। तो आप मतलब वहां भी समझ सकते हैं कि उन लोगों ने जीके और स्टैट में भी वो अपना वो लेवल मेंटेन करने के लिए वहां भी डाल दिए थे स्टेटमेंट और असर्शन रीजन। ओके। ठीक है। तो ये तो आपने एक बहुत अच्छी चीज आगे आने वाले बच्चों को बताई है कि अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन जैसे हम प्रिपेयर करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि जो एमसीक्यूज है उन्हें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि इस टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या आपने भी कोई एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस किए थे? मैम अभी जब मैं एग्जाम देने गया था तो उससे जस्ट पहले मैं अपने कॉलेज के सेकेंड सेमेस्टर के एंटम एग्जाम दे के आया था, और उसकी कुछ दिन बाद ओके। तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। जैसे आप जानते हो मतलब मैं आपके लेक्चर्स वगैरह लाइव भी अटेंड करते रहता था, तो मतलब आप उस पे, जैसे आपका मैंने ये चीज नोटिस किया कि टॉपिक कुछ भी चल रहा है बट आप पीछे के भी फैक्ट्स लाके लास्ट में कभी बता देते हो। तो उससे क्या होता है कि अरे मैम ने ये बताया, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा था, तो फिर वो पीछे जाके वो टॉपिक भी हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये मैं नहीं कर पाया, चलो हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या फिर जो भी आपने शुरू में जो भी पोर्शन कवर करा है बेसिक का, तो वो फिर हम दोबारा वहां जाके चेक करते हैं। तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में एक तरह से स्टोर हो जाता है कि ठीक है, आप कभी भी वो क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। तो हम्म। ओवरऑल मतलब वही था कि आप कभी भी मतलब, मैंने ये चीज देखा कि आप हमेशा, अब जब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक बार वो चीज चली जाती है तो फिर जल्दी भूलती नहीं है। तो आप अगर किसी भी चीज को आप मतलब एक बार दो बार रिवीजन करते रहो और हमेशा उसको एक बार वो दिमाग में एक रिवीजन मोड में अपना
सोचते रहो उस चीज के बारे में, ग्रुप डिस्कशन करते रहो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, तो वो चीज बहुत हेल्प करती है आपको। आप कभी फैक्ट्स वगैरह भूलते नहीं हो, तो वो चीज बिल्कुल हेल्प करती रिवीजन है। तो बिल्कुल रिवीजन तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में जैसे आपने कहा कि विंडो आपके पास बहुत कम था, आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी चल रहे थे, फिर ये वाला एग्जाम भी आ गया, तो उतना टाइम आपके पास प्रैक्टिस के लिए नहीं था, लेकिन स्टिल आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। तो जितने भी आगे आने वाले बच्चे हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो थ्योरी के ऊपर तो आप फोकस करते ही हो, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी आप फोकस करते हो, लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसे बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी पार्ट है। वो आपका जो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप एक्टिव रिकॉलिंग करते हो, चीजों को समझते हो, रिविजन्स करते हो, ताकि आपको पुरानी चीजें भी याद आती रहें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में जब आप उन चीजों को अप्लाई करते हो तो एक्चुअल में आपको समझ में आता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट कितना डेप्थ में समझ आया या कितनी चीजें आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड याद रही हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत बहुत जरूरी है। अब लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको अगर आप कोई अपनी लर्निंग्स बताना चाहो या उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस देना चाहो तो क्या आप उनके लिए बोलेंगे? मैम, एक चीज मतलब जो मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप कॉलेज की स्टडीज को कभी भी उसको फॉर ग्रांटेड कभी मतलब कि अच्छा ठीक है हम क्लास नहीं करेंगे या फिर जो भी ऐसे ही छोड़ देंगे, हम बस अपना एक हम्म। अलग से एग्जाम। आप क्लासेस वगैरह भी कॉलेज के भी रेगुलर करो, आप जो भी सेकेंडरी सोर्सेज से पढ़ रहे हो उसको भी पढ़ो, एंड आप जो भी आप खुद जो सेल्फ स्टडी करते हो वो तीनों आप जब करोगे ना, तो आप अपने सब्जेक्ट में एकदम अंदर ही चले जाते हो उस सब्जेक्ट में। तो आप मतलब किसी भी चीज को मतलब, हाँ, तो बिल्कुल मैम पकड़ कॉलेज बना की, रही है सब्जेक्ट के ऊपर। ये हम्म। सब कॉलेज की स्टडीज मैंने मोस्टली बच्चों को ये देखा कि अपने कॉलेज की स्टडीज को वो नहीं, तो कॉलेज को हमेशा कभी भी ग्रांटेड लेके मत चलो कि अच्छा ठीक है जो भी पढ़ाया जा रहा है ठीक है, मैं बस अपना फाइनल एग्जाम दे दूंगा। क्योंकि कॉलेज का भी सिलेबस तो वही है जो सेमेस्टर वाइज हम देते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें वही हैं। तो आप अगर वहां भी अच्छे से फोकस करोगे और जो भी आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, आप कहीं इनरोल्ड हो कहीं पे वहां से गाइडेंस ले रहे हो, तो आप और सेल्फ स्टडी, ये तीनों चीज आप फैक्टर आप एक साथ करोगे तो देन आप फॉर श्योर अच्छा करोगे। और बाकी एक चीज और कि अगर आप सेपरेटली दो चीज की प्रिपरेशन, जैसे मोस्टली बच्चे पीजी में आने के बाद हम्म। किसी एग्जाम मतलब किसी जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए नो डाउट टफ हो जाता है मैम, क्योंकि अब सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पढ़ना और फिर एग्रीकल्चर पूरा पढ़ना, बीएससी का पूरा हम्म। सब कुछ पढ़ना, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। बट अब अगर आप किसी एक एमएससी में बस इंट्रेंस को टारगेट कर दो तो वो बहुत टफ नहीं हो जाता है। बस वही कि जो बच्चे जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट उनके लिए टफ होगा, उनको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि कैसे मैनेज करें चीजें। बाकी मल्टीपल टाइम रिवीजन, और हमेशा अपने माइंड को आप अगर रिवीजन मोड में ऑन रखोगे कि हाँ अब मतलब आप कुछ भी मतलब हम्म। इंजॉय या ठीक है सब कुछ कर रहे हो, पर आप लाइक हाँ कि अच्छा हाँ ये कौन थे, वो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था, आप गूगल करो उनके फोटोज। और पैथोलॉजी में डायग्राम्स का मुझे लगता है बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो आप फोटोज वगैरह जब डायग्राम वगैरह देखते हो तो वो उसका आपका एक पिक्टोरियल जो मेमोरी होता है वो आपके दिमाग में आ जाता है, तो हम्म। वो चीज भी बहुत हेल्प करती है। तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन, बार बार उन फैक्ट्स को प्रैक्टिस करो, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करो। मेरे भी मतलब दोस्त थे जो कलीग्स मतलब साथ में मेरे एमएससी में थे, तो बहुत हम लोग साथ में बहुत डिस्कशन वगैरह करते थे, तो वो चीज भी मुझे मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जब कैटेट के, तो अरे हम्म। ये तो मैंने डिस्कस किया है, अरे ये तो मैंने उससे पूछा था, उसने मेरे से पूछा था, तो वो चीज बहुत हेल्प करती है। तो यही ये मैम तो है। आपने बहुत बहुत अच्छी चीजें बताई हैं ना। आई होप कि आगे जाके कोई भी बच्चा अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही डेप्थ में पढ़िए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसके रखिए। दूसरा एमसीक्यूज को प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, रिविजन्स बहुत अच्छे से करिए जैसा कि अमन ने भी आप सबको बताया। और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, अगर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में हो सकता है जैसे कि इनको याद आई आपको भी याद आए। आई होप ये सेशन आप सब बच्चों के लिए बहुत बहुत बढ़िया रहा होगा, और साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आप सबको भी इस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो अगर आप सबकी कोई भी फर्दर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी सारी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और बच्चों को इतने अच्छे से गाइड वेलकम। करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी फैमिली को, और साथ में आपके फ्रेंड्स को भी। ऑल द बेस्ट, और आप सब भी अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अच्छा बढ़िया रैंक लाकर हमें दिखाइए। ऑल द बेस्ट।